हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं और जिसमें आपकी मांग थी कि क्लास 6 की जो नई बुक आई है एसएसटी की उसको पढ़ाइए। उसी के अंतर्गत आज हमारी यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर थे ज्योग्राफी के, उसको हमने ख़त्म कर लिया है। अब यूनिट 2 हमारा क्या है, हिस्ट्री का है। हिस्ट्री के हम आज दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी कि टोटल 5वां चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत में हम क्या देखेंगे कि भारत जो देश है और ये भारत के आसपास के जो भारतीय उपमहाद्वीप के कितने नाम परिवर्तित हुए, किनके द्वारा, किन समूहों के द्वारा, किन खास व्यक्तियों, वैज्ञानिकों या बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा क्या क्या नाम दिया गया, किन किन ग्रंथों में क्या क्या भारत का नाम यूज हुआ है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है, ऋग्वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। हम अध्याय 7 में इसको देखेंगे। यह हजारों वर्ष पुराना है। इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में जो उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों वाला क्षेत्र है, उसे सप्त सैंधो कहा गया है। सप्त सैंधो क्यों कहा गया? क्योंकि यह 7 नदियों से मिलकर बना है, सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियों से मिलकर, ठीक है, इसलिए इसको सप्त सैंधो कहा गया। सैंधो शब्द का अर्थ क्या है? सिंधु नदी या सामान्यतः एक नदी से, ठीक है। सप्त सैंधो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम क्षेत्र सप्त सैंधो क्षेत्र कहलाता था। महाभारत में भी जो कई क्षेत्र हैं उनके नाम का वर्णन मिलता है, जैसे कि काश्मीर हो गया। काश्मीर जो आज का कश्मीर है, उस समय उसको काश्मीर कहा जाता था। कुरुक्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता था। जो बंग है, वह आज का जो बंगाल है, उसे कहा जाता था महाभारत काल में। प्राग ज्योतिष इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है कि असम को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो प्राग ज्योतिष नाम से जाना जाता है। कच्छ जो आज का कच्छ है वही, और केरल जो आज का केरल है वही, ठीक है। महाभारत में भारत देश के लिए भारतवर्ष तथा जम्बू द्वीप का वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष में क्या दिखाया जाता था? भारतवर्ष अगर शब्द यूज हुआ है तो इसका मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से था, केवल भारत देश से नहीं था। और जम्बू द्वीप का अर्थ क्या था? कि भारत देश। इसको ध्यान रखिएगा, महाभारत में भारतवर्ष का अर्थ क्या था? कि भारतवर्ष पूरे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त होता था, यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जो क्षेत्र तब बने ही नहीं थे। जो अखंड भारत आप जानते हैं ना, जो फिगर में देखें अखंड भारत, उसके लिए भारतवर्ष शब्द का यूज होता था। भारतवर्ष शब्द से आशय क्या है? भारत के देश से, भारत का देश। भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ था। वहाँ इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से था। तो भरत क्या थे? एक लोगों के वैदिक, जो एक प्रमुख वैदिक समूह जो था उसे ही भारत कहा गया था। भरत क्या थे? उन वैदिक समूह के जो लीडर थे, और उन्हीं को प्रभावित मानते हुए भारत के लोग इनको कहा गया था। भारतीयों को क्या कहा गया था? सर्वप्रथम भारत के लोग, ठीक है। दूसरा शब्द जम्बूद्वीप से आशय है जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से। जामुन वृक्ष के फल के जैसा जो द्वीप है उसे जम्बूद्वीप कहा गया। यह वास्तव में भारत में पाए जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जिसे जम्बुल वृक्ष कहा गया, जो जामुन का वृक्ष होता है। मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष आदि भी इसे कहते हैं। आगे जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का ही पर्याय बन गया, और बाद में जम्बूद्वीप जो हुआ वह भारतीय उपमहाद्वीप का ही पर्यायवाची शब्द बन गया। वास्तव में इन शब्दों के बारे में हमें भारतीय सम्राटों से भी कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि अशोक एक महान शासक थे जो शिलालेख आदि इंस्क्राइब करवाकर अपनी जो बातें कहना चाहते थे आम जनता से उनको कहते थे। तो इनका नाम अशोक है, जिनके विषय में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम उनकी तिथि को लगभग 250 साधारण संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व मान सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े हैं। उनमें से उन्होंने उसी नाम जम्बूद्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है। तो प्रश्न बनेगा, किस भारत के महान शासक ने भारत को जम्बूद्वीप कहा है अपनी शिलालेखों में? तो अशोक हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? अशोक हो जाएंगे। और जम्बूद्वीप में आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी भाग आते थे। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश बना नहीं था। बांग्लादेश तो 1947 में बना, ठीक है। पाकिस्तान भी नहीं बना था, और अफगानिस्तान भी उस समय भारत के ही क्षेत्र में आता था। कुछ क्षेत्र, पूरे क्षेत्र नहीं, ध्यान रखिए, कुछ क्षेत्र। तो इसको ध्यान रखिएगा, जम्बूद्वीप किसने कहा है? अशोक ने कहा है। अगला देखते हैं, कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा था। कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ 100 सालों के बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके लिए हम भारत शब्द का यूज किया जाने लगा। और उदाहरण के लिए एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में हम पढ़ते हैं। विष्णु पुराण में देखिए, वर्षा तद भारत नामा, ना भारत शब्द का ही यूज हुआ है, मतलब कि वह देश जो समुद्र के उत्तर में और
हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में उसे भारत कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है, यह कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए समानता भारत शब्द का यूज होने लगे था। अब प्रश्न यह बनेगा कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तदा भारत नामा, यह दे सकते हैं। वैसे संस्कृत में तो कम ही चांस है, सीधे ऐसे दे सकते हैं कि यह कथन किस पुराण का है कि वह देश जो समुद्र से उत्तर की ओर से घिरा है और समुद्र के उत्तर में है, समुद्र के उत्तर में है और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है। इसको ध्यान रखिएगा, वह देश जो समुद्र के उत्तर में है और जो हिमाच्छादित पर्वत है, यानी कि जो हमारे माउंट एवरेस्ट वाले पर्वत हैं उनके दक्षिण में, उसे भारत कहते हैं। यह कहाँ कहा गया है, किस पुराण में? तो यह विष्णु पुराण हो जाएगा। और तब भारत शब्द जो आज प्रयोग होता है उस उत्तर भारत के लिए प्रयोग होता है और भारतम दक्षिण भारत के लिए प्रयोग हो जाता है, क्योंकि भारतम लगा के क्या है, संस्कृत शब्द इसको बना दिया जाता है ना। और दक्षिण भारत में संस्कृत शब्द थोड़ा सा संस्कृत भाषी लोग ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या पता चला, भारतीय संविधान सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था। इसकी शुरुआत क्या होती? इंडिया दैट इज़ भारत। शुरुआत किससे होती है? इंडिया दैट इज़, मतलब इंडिया दैट इज़ जो भारत है, वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। संविधान के हिंदी अनुवाद में भी यही लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया, और संविधान के हिंदी अनुवाद में भारत पहले लिखा गया है, भारत यानी कि इंडिया। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं कि ये सारे नाम एक ही हैं, समानार्थी शब्द हो जाते हैं। अब विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा? विदेशियों में सर्वप्रथम प्राचीन ईरानी लोग आए थे, ईरानी फारसी लोग आए थे, उन्होंने भारत शब्द का उल्लेख किया था। 6ठी शताब्दी सामान संवत पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र, जिसे सिंधु कहा जाता था, पर नियंत्रण किया। तो ईरानी लोगों ने क्या किया है कि सिंधु नदी के क्षेत्र पर हमला किया था। तो प्रश्न बनता है कि हिंदू शब्द कहाँ से आया है? तो जो ईरानी लोग थे उनके द्वारा आया है। कैसे आया उसको ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या किया कि सिंधु के आसपास वाले क्षेत्र पर हमला किया और कब्जा किया। और जो ये ईरानी लोग होते थे ये सा को हा पढ़ते थे। सा को क्या पढ़ते थे? हा पढ़ते थे। तो सिंधु को इन्होंने हिंदू पढ़ा और सिंधौस को इन्होंने क्या कहा? हिंदौस कह दिया, और बाद में यही सब होते होते इंडिया पड़ गया। तो इसमें आगे देखते हैं। अतः यह कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिंदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था, जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था। सिंधु का रूपांतरण क्यों था? मैं बता ही रहा हूँ, सिंधु का रूपांतरण हिंदू था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये जो लोग थे ये सा को हा पढ़ते थे, ये ईरानी लोग सा को हा पढ़ते थे, तो इन्होंने सिंधु को धीरे धीरे हिंदू कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिए कि प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द था। हिंदू उस समय क्या था? जातिगत शब्द नहीं था, भौगोलिक शब्द था। जो सिंधु के पास के रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? हिंदू कहा जाता था, और इसे हिंदू धर्म से हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने, ईरानी और यूनानियों ने भी इस भाग को इंडोई कहा और इंडिके नाम भी दिए। और इन्होंने हिंदू शब्द के अक्षर पहले हा को हटा दिए, क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में था ही नहीं। ठीक है, इन्होंने पहले अक्षर हा को हटा दिया क्योंकि यूनानी भाषा में हा था ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया? हिंदू को इंडो कर दिया, हा को जगह ई कर दिया। तो सिंधु को से हिंदू कैसे बना? क्योंकि जो ये लोग थे, कौन से लोग? जो ईरानी लोग थे, ईरानी लोग जो फारसी लोग थे ये सा को हा पढ़ते थे, तो सिंधु से हिंदू हो गया। लेकिन हिंदू से इंदू क्यों हो गया? हिंदू से इंदू या हिंदू से ये वाली स्लाइड देखते हैं। हिंदू से इंडोई या इंडिके क्यों हो गया? क्योंकि जो ईरानी लोग, जो यूनानी लोग थे, ईरानी तो हो गया, जो यूनानी लोग थे, इनकी जो व्याकरण थी उसमें जो था यह हा शब्द था ही नहीं, इसलिए हा को इन्होंने क्या कर दिया? ई कर दिया। तो हिंदू को इंडो कर दिया, इंडोई इंडिके कर दिया। प्राचीन चीनी भी भारत से संपर्क स्थापित किए और विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने हिंदू को इंडिया को क्या कहा? यंतु कहा या येंदु कहा। यह भी सिंधु से ही आया है। सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से इंदू बना, इंदू से येंदु बना ना, इसको ध्यान रखिएगा। युंदू से येंतु हो गया। तो सब शब्द ऐसा लग रहा है कि तोड़ मरोड़ के, जैसे कि तद्भव का तत्सम बना दिया जाता है, वैसे ही तोड़ मरोड़ के बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF वहीं पर मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।